दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है, पेडागोगी का सेक्शन हमने फिनिश कर दिया। अब उसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं आपके लिए लेकर हूं यहां पर, और प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के हम जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं आज के सेशन का। होप सो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आशीष जी कैसे हैं, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। मैं चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझसे पहले आ गए हैं, और ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लास नहीं हुई, स्टार्ट हो गई है पीहू जी। क्लास 9:30 बजे से स्टार्ट हो गई है। मैंने इसलिए पहले से ही आपको टाइम बता दिया था कि क्लास का टाइमिंग 9:30 बजे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, फॉलो या शेयर नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नित्या क्लासेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए, और आज का सेशन लेता हूं। आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। होप सो ये बहुत अच्छा सेशन आपके लिए होने वाला है। पहला प्रश्न ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। मैं जितने भी क्वेश्चन यहां पर दूंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे भी और समझेंगे भी। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। क्वेश्चन है 10,000, 10,100, 10,200। किस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 10,000, 10,100, 10,200 निम्न में से चारों में से किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बताया हुआ है और इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी आने लग गया है, यहां पर जो ऑप्शन मिला है वो डी ऑप्शन आपने दिया। बहुत ही खूबसूरती से आप जवाब दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट तरीके से आप जब इस तरह से करते हैं आंसर तो बड़ा अच्छा लगता है। वेरी गुड, सही जवाब आप लोगों ने दिया है। तो यहां पर ऑप्शन मिल रहा है ए। किसी ने ए कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 4, ए सी हो। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 11100 इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने दिया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। 2 किसने कहा, जिन्होंने कहा 2 बफरिंग नहीं कर रहा, इट्स वर्किंग। बफरिंग नहीं कर रहा, इट्स वर्किंग, सही चल रहा है एकदम, कोई भी इशू नहीं है इस समय। तो सही जवाब आपने दिया है। मुझे ऑप्शन मिला है, सबका वीडियो पोज नहीं है, मेरा चल रहा है। नेट इशू सबके साथ हो रहा है, लेकिन यहां से वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है। बी ऑप्शन आपने दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब। अब ये ऐसा सेशन चलेगा जहां पर हम प्रैक्टिस सेशन को करेंगे और पूरे प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। नया प्रश्न आपके सामने, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सी ऑप्शन देंगे। कक्षा 4 का बच्चा है, कक्षा 4 का बच्चा है, सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं में वृद्धि करना चाहता है। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अर्चना जी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। अर्चना जी क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहा है। बी ऑप्शन मिला है, बिंदु शीट और या डॉट पेपर। तो भाई बिंदु शीट या डॉट पेपर बी होगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने कहा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बी ऑप्शन आप दे रहे हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। तो चलिए समझ लेते हैं आखिरकार। ये उसने कहा सममिति, इसको बोलते हैं सिमिट्री। सममिति का मतलब होता है सिमिट्री, एक जैसा, और परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ये आप किस पर डिपेंड होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, मोतियों की माला कुछ इस तरह से होती है जिसमें ऐसे काले, सफेद और मोती होते हैं, जिसमें हम बच्चों को कटवां गिनती पढ़ना या काउंटिंग करना सिखाते हैं। तो ये मोतियों की माला का यहां प्रयोग किया जाता है। डॉट शीट आपको बता देते हैं। चलो गिनतारा देखते हैं। ये देखा सबने, आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ये होता गिनतारा, जिसको अबेकस भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसको अबेकस भी बोला जाता है। क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लीन है, ऐसा तो नहीं धुंधला मैं दिख रहा हूं। आज वीडियो की क्वालिटी तो सही है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये आपके सामने बना है, इसको बोलते हैं अबेकस, इसको गिनतारा बोलते हैं। देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक है। जो इकाई, ये इकाई को, ये दहाई को, सैकड़े को, हजार को रिप्रेजेंट करता है। आपने इसको इधर कर दिया तो 2 गिनती हो गई। इस तरह से आप अबेकस का यूज करते हैं। ये अबेकस है। कटवा गिनती मींस, कटवा गिनती क्या होती है, मतलब 1 3 5 सम विषम संख्याओं को गिनना, इसलिए यूज होता है। सम विषम संख्याओं को गिनना कटवा गिनती कहलाता है। हम बात करते हैं ये डॉट शीट,
जिसकी हम बात कर रहे थे, डॉट शीट, बिंदु पेपर जिसको आप समझ रहे थे, ये डॉट शीट है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर डॉट्स बने होते हैं, इनके आधार पर आप बच्चे को बनाना सिखाते हैं, जैसे आयत चित्र, या आप यहां से ऐसे बना सकते हैं, ऐसे देखिएगा ये डॉट शीट थे, यहां पर आप इसको यूज भी कर सकते थे कि चलो बच्चों आप इसको ऐसे बनाओ, ऐसे P बन गया, ठीक है ना। बच्चे को आप बनाना सिखा सकते हैं, ऐसे R बन गया। तो ये सब क्या है, ये सिमेट्री है। देखो इस ये भुजा इसके बराबर, तो सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे, सममिति की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन यानी इनके ऊपर डॉट के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बढ़िया डॉट शीट या बिंदु। हाँ, पुराने सिलेंडर में कैसे होता था, बिल्कुल सही बात है। हम बात करें काउंटर पटल की, ये शायद आपको नहीं पता होगा, इसको बोलते हैं काउंटर पटल, द्विमुखी काउंटर पटल। यहां पर क्या होता है, यहां दो कलर के दिख रहे होंगे आपको सिक्के से, ये जो सर्कल्स हैं, एक येलो कलर के और एक रेड कलर के। तो यहां पर क्या है, सपोज आपको 7 लिखना है, तो आपने क्या काम करा, आपने देखा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7 लिखा। तो यहां पर जब भी आपको 7 रिप्रेजेंट करना, 7 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आपको सपोज करना है इसमें कुछ और 6 जोड़ना था, फॉर एग्जांपल आपको इसमें 6 ऐड करना है, जिसको नहीं जोड़ना है उस पर आप इसको पलट देंगे। ये एक ही कलर का बनता होता है, एक तरफ डिफरेंट कलर, दूसरी तरफ डिफरेंट कलर होता है, तो दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेट इशू हो रहा है, थोड़ा सा नेट इशू, आप मेरे यहां सही चल रहा है, यहां पर कोई नेट इशू नहीं है। आज सभी के यहां नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा हो रहा है, लेकिन यहां से जो स्ट्रीमिंग है वो एकदम सही जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, ये द्विमुखी पटल है, यानी इसको बोलते हैं काउंटर, जहां पर एक ही पहलू के 2 सिक्के होते हैं, या एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक रेड और एक येलो, उसके हिसाब से आप इसको जोड़ते हैं। जिसको हटाना होता है उसको काट देते हैं, कलर बदल देते हैं, तो आपको पता लग जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आई आपको, काउंटर पटल भी समझ में आया। तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर था जो आपने दिया, क्या, डॉट शीट। डॉट शीट की सहायता से आप सिमेट्री परावर्तन की बातों को समझते हैं। ये बहुत ज्यादा आते हैं, इक्विपमेंट्स इस तरह के पूछे जाते हैं। यहां पर 20 Mbps की स्पीड है जिससे ब्रॉडकास्टिंग होता है। आज ठीक है, कल प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन अभी ठीक है क्योंकि यहां पर भी चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नया प्रश्न क्या है आपके सामने, ये रहा। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और मैं जानना चाहूंगा इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। अच्छा, आपकी तरफ से बैड है। हाँ, नेटवर्क इशू ये पूरे आज हर जगह हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। ब्रॉडबैंड काम कर रहा है, ये ब्रॉडबैंड से हम क्लास लेते हैं, जो हमारा लगा है ब्रॉडबैंड इज वर्किंग वेल, लेकिन जो अभी मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो थोड़ा सा इशू कर रहे हैं। बी ऑप्शन दिया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको बताना था। 24/25, 10/11, 99/100 या फिर 68/69। इनमें से आपको बहुत सिंपल सा आंसर देना था। मैं चाहूंगा आप में से कौन आंसर देगा। हेलो, कैसी हैं शाहजहां परवीन, वेलकम टू द क्लास। तो यहां पर आपके सामने लिखा है, सही जवाब दीजिएगा। इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अर्चना जी, आपके यहां ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है, सब कुछ सही चला रहा है। किस किस को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है भाई। सी ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि सबसे छोटी भिन्न जो है सी है। चलिए देखते हैं, सबसे छोटी भिन्न आप सी बता रहे हैं, लेकिन वो अफसोस गलत जवाब है। अभी सी ऑप्शन सी नहीं है, 3 का सी आशीष जी भी कह रहे हैं कि सर 3 सबसे छोटी भिन्न जो है हमारे पास बी है, सी है 99/100। नहीं, गलत जवाब आप दे रहे हैं, गलत जवाब आप दे रहे हैं। सही जवाब है सबसे छोटी भिन्न है 10/11। This one is the smallest value। सबसे छोटी भिन्न है ये। क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई, क्वेश्चन तो साफ साफ मुझे भी दिख रहा है सामने। जब मैं ब्रॉडकास्टिंग करता हूं तो मैं तो इतनी दूर से देखता हूं, क्योंकि जब मैं यहां से देखता हूं तो मुझे सामने मेरे और स्क्रीन के बीच में, मतलब जहां से शूट करता हूं मैं वीडियो कैमरे के बीच में लगभग 12 फीट का अंतर होता है, 10-12 फीट का अंतर होता है। तो मुझे यहां से स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको तो दिखना चाहिए, है ना। आप सही है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या था, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप अगर डिवाइड भी करेंगे, देखो 24 और 25 का डिवाइड करो, इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.96। समझते रहना। तो यहां पर 2 अंकों के साथ, हाँ आज नेट इशू बहुत ज्यादा है, आपके साथ नहीं, आज पूरी इंडिया में नेट इशू मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको देखेंगे दूसरे वाले को। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, 10 में 11 का भाग करूं तो 11 नाम 99 होते हैं, तो ये आएगा 0.90।
इसको रद्द करें तो 0.99, ये तो सबसे बड़ा हो गया। आप सबसे छोटा इसको बता रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है। अगर आप देखें सबसे छोटा लग रहा है, सबसे बड़ा लग रहा है, सबसे बड़ा लग रहा है, तो इसको करेंगे तो 0.98। तो यहां पर देख लो सबसे बड़ा थर्ड है जो आप बता रहे हैं, और मैंने पूछा सबसे छोटा। सर जी सेकंड का डॉट बंधु था, रामायण की बात। चलो रामायण छोड़ो, राइट ऑप्शन है 10/11। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, समझ में आया। आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपको ये मिली, इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नया प्रश्न, 8 किलोग्राम 350 ग्राम में 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। इससे आसान प्रश्न और कोई नहीं हो सकता जो आपके सामने लिखा है। तो तेजी से इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करिएगा और मैं जानूंगा आपका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन आने लगा है बी, ऑप्शन आने लगा बी, 4 किलोग्राम 272 ग्राम। गलत जवाब लग रहा है मुझे, तो भाई सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। हाँ, नेटवर्क सही है इस समय, सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं जानना चाहूंगा आपका सही जवाब। वेट कर रहा हूं, आंसर का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है। जल्दी से, इतने आसान प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पा रहे, हमें तो बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। 4 गलत जवाब, बिल्कुल सबने अलग अलग दिए हैं। तो राइट ऑप्शन है ए, जिन्होंने ए कहा एकदम सही जवाब है। क्यों भाई, 8 में से 3 घटाओ 5 किलो, 350 ग्राम से 178 ग्राम घटाओ तो 172 ग्राम, आंसर आ गया। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा था, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसमें काहे टाइम लगा दिया आप लोगों ने। बिल्कुल अब दिया है आपने सही जवाब, ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 100 तथा 300 के मध्य है कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, जानना चाहूंगा आपका आंसर। ए होगा 100%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 7 हैं। चलिए जानना चाहूंगा मैं, आंसर क्या देंगे आप। हाँ बिल्कुल पीहू, ओके 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 भाई, टाइम पूरा, इतने आसान क्वेश्चंस में टाइम तो मैं दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बस इसका आंसर दीजिएगा। मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर बहुत तेजी से देने की कोशिश करें। तो ऑप्शन ए 42, ऑप्शन 2 28, ऑप्शन 3 35 और ऑप्शन 4 31। 42, 28, 35 एंड 31 सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। बी ऑप्शन सबसे तेजी से दिया जा रहा है, बी बी ए बी पीहू 2 बी ए। बहुत बढ़िया, सबके सभी जवाब हैं। तो चलो, जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द राइट आंसर 28, समझेंगे इसको। 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, समझिएगा। नंबर 1, भाई 100 से शुरुआत करनी है और 300 तक जाना है। 100 से शुरुआत करनी है, 300 तक जाना है, तो सबसे पहली संख्या होती है 17, 7 से करनी थी ना। तो अगर हम बात करें तो 12 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105। पहली संख्या 105 बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ कि ना। पहली संख्या 105 बनेगी ना, जो 7 से कटेगी, और दूसरी लास्ट वाली बनेगी 294। ये 2 संख्या बनेगी ना, 105 से 294, यानी नेक्स्ट संख्या 112, उसके साथ 119, इस तरह से चलेगी। तो ये एपी बन गया, ये एपी बन गया ना, अर्थमेटिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये बन गया। अब आपको फॉर्मूला शायद पता हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होता है, ये एपी में होता है टर्म निकालने का फॉर्मूला। उसने कहा है कितनी संख्याएं होंगी तो टर्म निकाल दें, तो tn बराबर होता है ये। तो tn अगर आप निकालोगे तो a कितना था, 105। ये बेसिक तरीका है, फिर आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा। n निकालना है -1 और d कितना है, d है 7। इसको पुट कर दिया तो आपने tn, अगर आप सॉरी ठीक है, और tn आपके सामने दिया था लास्ट टाइम 294। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 105 प्लस 7n माइनस 7, डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू कितना मिलेगा, 28। आपने यहां से सॉल्व कर लिया। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 समझ में आया, आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ 172 ग्राम है तरीका नंबर 1 का। तरीका नंबर 2 देखिएगा आप कैसे कर सकते थे, अगर आपको स्मार्ट पता है तो। मैं ये पता है अगर मैं इसको 1 से लेकर 300 तक करूं तो पहली 7 से कटने वाली संख्या 7 होगी। ये स्मार्ट वे है, पहली संख्या 7 होगी। याद रखना, अगर 7 14, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर 7 संख्या 7 7 का डिफरेंस है ना, अगर संख्या a और d दोनों बराबर हैं तो कुछ मत करो, बस लास्ट वाली संख्या में भाग कर दो।
आपने 300 में 7 का भाग कर दिया तो क्या देखा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचे 2 0 और 7 दूनी 14, यानी 42 संख्याएं होंगी 3 से कटने वाली। कब, जब ए और डी बराबर है, यानी पहली संख्या और डिफरेंस बराबर होगा, सीधा भाग करो। नहीं, 1 से लेकर 300 तक संख्याएं 42 हैं। बात समझ में आ रही है? 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं हैं? 42 हैं। अब देखो भाई, हमने पूछा 100 तक, तो 100 तक की ओर निकाल लूं, 100 में 7 का डिवाइड और कर दिया, तो देखा मैंने 7 एकम 7 3 0। अब अपने डिवाइड कर, 7 चौके 28, तो 14 इसमें से निकाल दो, तो कितना 28 बच गया ना, तो आंसर भी निकल सकता है। चॉइस इज योर्स। समझ में आ रहा है? चॉइस इज योर्स। अगर आप जैसा चाहें तो मैंने 1 से 100 तक निकाल लिया, आप डिवाइड कर दें। अब देखो एक तरीका क्या है, 200 संख्या बची, 200 में अगर 7 का भाग करूं तो 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56। आप ऐसे भी कर सकते, चॉइस आपकी है कि आपने देखो तरीका इसलिए बताया ये वाला क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इनका बराबर है। तो आप ऐसे भी कर सकते, 300 में से 100 घटाया 200 बचा, आप सीधा 200 में 7 का डिवाइड कर दें तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तीनों में जो तरीका आपको पसंद आ रहा है यू कैन चूज। गुड इवनिंग, कैसी हैं प्रियांशी जी? जो तरीका आपको समझ में आ रहा है आप उसको चूज कर सकते। सारे तरीके समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, पहले तो ये बता दो। क्लियर है? सबको क्लियर है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो? मैंने सारे तरीके बताए हैं, अर्थमेटिक मीन वाला भी, ये वाला भी कैसे निकला है, दोनों को घटाने के बाद भी। इन दोनों को मत घटाओ, आप सीधे संख्याओं को घटा लो, तब भी आपको 28 आंसर मिल जाएगा। चॉइस इज योर्स। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नया प्रश्न देखते हैं। 24 का 2 सही 1/4 प्लस 56 का 1 सही 1/8 बराबर x हो तो x का मान क्या होगा इनमें से? बहुत जल्दी से आंसर दीजिएगा। गुड इवनिंग, मैं एकदम अच्छा हूं कुलदीप जी, आप कैसे हैं? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 24 सही 24 का 2 सही 1/4, 56 का 1 सही 1/8 x के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको देना है। इसका आंसर मैं जानना चाहूंगा, क्या देंगे आप आंसर? तब तक आप मुझे आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए। सेम क्वेश्चन रखा है, आंसर आने क्या मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कितने लोग मुझे आंसर देंगे। और अब डेली प्रैक्टिस सेशन चलेगा, अब डेली प्रैक्टिस सेशन चलेगा, सुबह शाम डेली। एकदम सही जवाब चुना है, सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब आपका आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। समझते कैसे आया, देखो 9/4 प्लस 56 का मीन्स गुणा 8 एकम 8 9/8 बराबर x है, तो x पूछा था तो निकाल दो भाई। 6 चौक 24 9 छिक्का 54 प्लस 8 7 56 7 9 63। हाँ, आज नेट प्रियांशी जी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या। नेट आज बहुत दिक्कत कर रहा है, नेट का बहुत ज्यादा इशू है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट क्या करें, क्लास तो होनी है, क्लास तो चलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 117 आपने सही जवाब दिया है, एकदम। आगे बढ़ें, चलिए नए प्रश्न की बात करते हैं और लाता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह आसान सा प्रश्न था, कंप्यूटर जी नया प्रश्न लगाया जाए। 30 36 और 42 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं और मुझे इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होना चाहिए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर आने लगे हैं। 7560 पहला आंसर दिया है शिवा ने, शिवा पेट्रो, बहुत बढ़िया आंसर। 7000 आपने आंसर दिया है, 60, बहुत बढ़िया। 7560 पहला आंसर। आप लोगों के आंसर क्या आएंगे भाई? यहां पर आंसर मिला है शिवा जी का 7560, बहुत बढ़िया आंसर मिला है। तो पहले समझ लो ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। सबसे छोटे सार्वगुणज 30 36 का एलसीएम और 30 36 और 42 का एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। हो जाएगा प्रश्न, मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को, आसान है।
कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो 30, 36 और 42। अब देखो एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो सबको पता लग गया, आपको 6 आएगा। देखो 30 और 6 36, अंतर 6 का है ना, तो 6 तो इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब एलसीएम निकालने के दो तरीके आपके पास में, या तो सबसे बड़ी संख्या 42 है, ये एलसीएम होगा या इसका फैक्टर, या फिर इन सभी संख्याओं को आप भाग विधि से निकाल लें, 30, 36, 42 ऐसे करके, या फैक्टर से निकालें ऐसे करके। 30 के फैक्टर करो, 36 के और 42 की, चॉइस आपकी है। 30 के करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 36 के करें तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 42 के करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 7, जो भी आए। अब यहां जो कॉमन वैल्यूज हैं आप उनको निकालें। डी ऑप्शन दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने डी ऑप्शन को चुना है, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि आपने डी ऑप्शन चुना है। तो चलो भाई सबका एलसीएम देखें तो कितना आ गया, 1260। एलसीएम 1260 है, एचसीएफ 6 है, गुणा कर दें, 6 0 0, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 कम 6 1 7, 7560 एकदम करेक्ट जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया से आपने जवाब दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, समझ में आ गया होगा एक बार में ही। नया प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर जी, ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बड़ा होता है या बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है a स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर होता है। सही जवाब दीजिएगा। अच्छा, गलती मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं है। इनमें से आंसर कौन सा होगा भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देने के सही सी ऑप्शन है इसमें भाई, आप लोगों का सही है, सही है 100%, ए सही है 100%। ऐसा आशीष जी बोल रहे हैं कि ए 100% सही है इनमें से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। आशीष जी एक बार रीचेक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन मिला है तो बहुत बढ़िया। जिन्होंने कहा सी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल सही है। ये बड़ा थोड़ी हो जाएगा, बराबर हो सकता है इसके, बड़ा थोड़ी हो जाएगा भाई। अगर ये बड़ा लिखा हुआ है तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होगा। सी सही जवाब है। जिन्होंने कहा है सी, एकदम करेक्ट आंसर सी है, एकदम सही जवाब आप लोगों ने चुना है। नया प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, एक और सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, ये रहा। आपको ज्ञात करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर बता दो। सिंप्लीफिकेशन का है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 37.1188 में डिवाइड कर दो 3.6 का। इससे आसान प्रश्न नहीं मिलेगा आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। सही जवाब दे दो, क्या आ जाएगा? सही जवाब क्या होगा? हाँ, इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक नहीं है, आपने वो बड़ा निशान नहीं देखा होगा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप क्या करेंगे, 37.188 में 3.6 का डिवाइड करेंगे, दशमलव हट जाएगा, यहां लग गया। तो आपने देखा 371.88 में 36 का डिवाइड कर दो, तो 36 ढाई, देखो 36 ढाई 360 होता है। एक साथ मत करना, तो आपको बच गया 10 दशमलव आया, जो भी आंसर आएगा 10 दशमलव आएगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे आप तो सारे समझदार हैं, आप तो बहुत तेजी से आंसर निकालते हैं। बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि डी नहीं होगा अमरेश जी, डी 11 क्यों होगा भाई? देखो 36 ढाई 360 होता है, तो आपने देखा 10 बार गया, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 10 दशमलव ही आएगा ना। और 10 दशमलव आपको दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में। कितनी आसानी से आप निकाल रहे हैं। मैं अच्छा हूं। राहुल जी आप कैसे हैं? स्वागत है राहुल सर आपका। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। चलिए, नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लाया जाए। ये रहा, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट बाद, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वो एक साथ प्रातः 7:50 पर बदले तो वे पुनः एक साथ किस समय बदलेंगी? 7:59, 8:02 सुबह, सुबह 8:05 या प्रातः 8:10। मस्त है। चलिए, बहुत अच्छी बात है राहुल सर, मस्त होना बहुत जरूरी है, मस्त होना बहुत जरूरी है। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही हम प्रभु से मनोकामना करते हैं।
कि आप सही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए यहां पर देखते हैं आंसर आप मुझे क्या दे रहे हैं, समझते रहिएगा। पहले प्रश्न क्या है, एक 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट थी जो क्रमशः जल रही थी प्रत्येक 1 मिनट में, 75 सेकंड में और अलग अलग सेकंड्स में वो जल रही थी, अलग अलग सेकंड्स में वो जल रही थी। तो आपको बताना है एक साथ जली थी सुबह 7:50 पर, तो नेक्स्ट टाइम वो कब जलेंगी एक साथ, ये क्वेश्चन है। तो भाई एक साथ जलने का मतलब क्या है कि उनका एलसीएम कुछ होना चाहिए। अरे क्या बात है भाई, सब लोग ऑप्शन दे रहे हैं सी, और हमारे केबी बारोपाल ने कहा है 7:59। देखते हैं भाई सही जवाब क्या होगा। आपकी तरफ से तो आंसर आ गया है, हमारी तरफ से आंसर क्या, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आप सबको पता है, अगर मैं इनका एक ऐसी संख्या देखूं जहां तीनों एक साथ मिलेंगे तो वो उनका एलसीएम होगा। यानी इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मुझे पता लगेगा ये तीनों संख्याएं किस एक टाइम को काटेंगी, और जिस टाइम को वो काटेंगे वही उनका एक साथ जलने का टाइम होगा, वही उनका एक साथ पॉइंट होगा जहां पर वो एक साथ जलेंगी। तो मैंने यही काम किया, मैंने देखा 60 मिनट, 75 मिनट और 90 मिनट, इनका एलसीएम देखा। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या का जो वैल्यू होता है उसी का मल्टीपल होता है, तो मैं ही देख रहा हूं 75 भी काटेगा, 60 भी। अगर मैं इसको 900 लिख दूं तो 900 को 60 भी काटेगा, 15 6 90, 15 भी काटेगा, 75 भी काटेगा और 90 भी काटेगा। तो 900 इनका एलसीएम हो गया। 900 मिनट, सॉरी सेकंड, 900 सेकंड, तो 900 सेकंड है तो मिनट बदल लूं। अगर 900 सेकंड बाद वो एक साथ जलेंगी तो 900 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए मैंने भाग कर दिया 60 का, तो कितना है 15। तो हर 15 मिनट बाद वो एक साथ जलेंगी। तो पहले जली थी 7:50 पर, 15 मिनट और जोड़ दिया तो 8:15, सॉरी 5 मिनट पर वो दोबारा से जलेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। समझ में आया सबको कैसे हुआ है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है सबका? सभी का क्लियर है? सचिन जी क्लियर है आपका? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो तो वो अपनी बात मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? डन। आगे बढ़ूं नए सवाल की ओर। ये समझ में आया ना मैंने कैसे किया? इसका एलसीएम निकाला, 900 आया। 900 में मैंने भाग 60 का इसलिए कर दिया क्योंकि सेकंड है, 60 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड, तो वो 900 सेकंड बाद जलेंगी। टाइम घंटे और मिनट में था तो मैंने 900 सेकंड को 60 का भाग करके मिनट में बदल लिया। आ गया, बहुत अच्छी बात है अमृता जी, अब आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए प्रश्न की बात करते हैं। किसी विद्यालय में बच्चों को इस क्रम में खड़ा किया जाता है कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हों जितने की छात्रों की पंक्तियां हैं। यदि उस विद्यालय में 2304 छात्र हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र खड़े किए गए, ये आपको बताना है। आ गया, बहुत अच्छी। ब्रजेश जी ने कहा ओके, आ गया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा आप आंसर क्या देंगे इसका मुझे। किसी विद्यालय में बच्चों को इस क्रम में खड़ा किया जाता है कि वो एक पंक्ति में उतने ही छात्र हों जितने की पंक्ति में छात्रों की संख्या। नहीं, अगर यहां पर ऐसे छात्र खड़े हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे भी 5 ही होंगे। यानी इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जितने छात्र हैं उतने ही छात्रों की लाइन है, उतनी ही पंक्ति है। जैसे 5x5 का हो गया ये, ऐसे ही 6x6 का हो सकता है, 10x10 का हो सकता है। तो ए ऑप्शन मिला है यहां पर 48। क्या बात है, खूबसूरती से जवाब। जानते हैं क्यों दिया आपने खूबसूरती से जवाब? मैं समझ सकता हूं आपने इसका आंसर खूबसूरती से क्यों दिया है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि मैंने क्या करना, 2300 छात्र ऐसे खड़े हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट ही तो है, वर्ग ही तो बन गया, वर्गमूल निकाल दे 48 होगा। तो आपने देखा 2304 का वर्गमूल देखते हैं। 2 तरीके निकालने के बता, एक तो ये हो गया ऐसे करके, तरीका नंबर 2 हो गया 2304 के फैक्टर करके, है ना। तीसरा तरीका बताया था मैंने कि 2304 लिखा है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4 देखो, 4 पर क्या क्या आएगा, 4 यूनिट प्लेस है, उस पर क्या क्या आएगा। यूनिट प्लेस निकालते समय आप देखोगे या तो 2 दूनी 4 आएगा या फिर 8 8 64 आएगा। भाई अगर ये 4 वर्गमूल निकालोगे या तो 2 के वर्ग पर आएगा या 8 के वर्ग पे आएगा। ये तो समझ में आ गया। राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट छोड़ दो। 23 को देखो किस किस के बीच में आता है, ये आता है किस किस के बीच में, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, छोटी वैल्यू 4। इन दोनों में से कौन सा लगाएं, 8 के 2, यहां तो 2 ऑप्शन ही नहीं है, 8 लगा दिया, 48 आंसर। वर्गमूल ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल
बिल्कुल इकाई-अंक देकर राजीव जी वही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। सिर्फ यूनिट प्लेस देखकर आप बता सकते हैं कि इकाई-अंक क्या आएगा। आप यहां से भी देख सकते थे 4 में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, और सिर्फ 8 इसमें था। आप यहां से भी इस क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते थे। हेलो बबीता जी, कैसी हैं आप? बात समझ में आ गई? कंप्यूटर जी से कहूं मैं नया प्रश्न के लिए? चलिए कंप्यूटर महाराज अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? चलो जी बता दो। 4 और 5 8। हाँ बहुत बढ़िया राहुल सर, एकदम बढ़िया, सुपर तरीके से आपने बताया है कि 21, 24, 28 और 84 कौन सी संख्या होगी? अगर वो संख्या 3:4 के अनुपात में है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 28 होगी। ऐसा बताया जरा, 28 होगी। 3 ऑप्शन बताया। सबसे पहले मुझे बताया है बबीता जी, मैं एकदम अच्छा हूं बबीता जी, बहुत कम आती हैं क्लास में आजकल, क्या बात है? कृतिका जी ने कहा 28, 28, 28, राहुल सर ने भी कहा 28 और बाकी सब ने 28। बहुत सिंपल था। देखो आपको एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आपको एक्स मानना कि एक्स ये है, एक्स वो है, एक्स को ऐसे करते हैं, एक्स को वैसे करते हैं ना, कुछ नहीं। सिंपल देखो, उसने कहा अनुपात में ये, तो मैं इनको ही संख्या मान लेता हूं, यही मेरी संख्याएं हैं। उसने कहा इनका लघुत्तम समापवर्तक, अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करूं तो 12 आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम 12 अनुपात है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 संख्या में है, तो 12 अनुपात का वैल्यू 84 के बराबर है, 1 अनुपात का वैल्यू 7 के बराबर हो गया। तो ये संख्या कितनी? 7 तिया 21। ये संख्या कितनी? 7 चौक 28। आंसर आ गया। छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28। कोई शक? कोई शक? समझ में आ गया? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो प्रश्न, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मनीष यादव जी ने कहा है सी ऑप्शन है, वेरी गुड। आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही कहा पीयू जी, एकदम सही जवाब दिया है आपने, एकदम करेक्ट आंसर है। या नेक्स्ट प्रश्न, चलो कंप्यूटर जी। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। याद रखना, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आंसर चाहूंगा आप लोगों का कि आप इसका क्या आंसर देते हैं। देखते हैं आप इसमें से कौन सा ऑप्शन मुझे बताते हैं। जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आया है क्वेश्चन। तो यहां पर प्रश्न था कि भाई आपको बताना था कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का 64% है और खरीद पर लाभ मिल रहा है 12%। तो आपको बताना है कितना आंसर आप देंगे मुझे। देखता हूं आपका आंसर कितना मिलेगा मुझे भाई। आंसर आने की, हाँ सर जी हमें भी मौका दे दो कभी, आपके सेंटर पर एक हम भी डेमो दे दें। अरे क्या बात कर रहे हैं राहुल जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं राहुल सर, आप ही का है, आप जब चाहें जब पढ़ सकते हैं। आप जब आपका स्वागत है, जब चाहिए तब आके जुड़ सकते हैं, तब चाहें तब आ सकते हैं। आप ही का सेंटर, अब जब चाहें पढ़ा सकते हैं। आपने ऐसी बात कर दी तो आप ही का सेंटर है, ठीक है। तो चिंता वाली बात बिल्कुल मत मानिएगा। राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स, तो बिल्कुल कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं। बहुत डी ऑप्शन मिला है, सचिन जी ने कहा डी ऑप्शन के 37.5। सचिन जी का आंसर 37.5 है। आप लोगों का आंसर क्या? 24 आंसर भी आ रहा है, 24 आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और आपको बहुत ही शॉर्ट वे में इसको समझना होगा, कुछ नहीं करना, एक बार में समझ में आ जाएगा। कहा जब भी आप किसी वस्तु को खरीदेंगे और बात परसेंटेज में चल रही है, तो आप वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना होगा? वस्तु पर अंकित मूल्य का 64%। तो अंकित मूल्य जो वस्तु प्रिंट होता है वो 100% होता है। उसने कहा 64% आपका प्रिंट रेट है, इस पर कॉस्ट प्राइस है 64%। उसने कहा खरीद पर वो 12% की छूट देने पर, इस पर 12% की छूट दे दी आपने, कितना रह गया? 88%। तो लाभ कितना होगा भाई? 64% की उसने चीज ली, 88% पर वो बेच रहा है, लाभ निकाल दो। 88 माइनस का 64 बटे 64 गुणा 100। बताओ क्या प्रॉब्लम है? माना एक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हाँ लॉकडाउन के बाद आ जाइए, माइनस पर नहीं पढ़ना है, माइनस का चक्कर पड़ जाओ कभी ना, माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना कि कभी आप सोचने लग जाएं सर जी माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर एक्स, एक्स का 64%, खरीद पर एक्स का ये परसेंट और एक्स का वो परसेंट। नहीं,
सही जवाब है 37.5%। समझ में आ गया है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो मुझे बता दो भैया। 88 - 64 बटे 64 गुणा 100 आपको करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस कि नो? ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको करना मानांकित मूल्य 100, वस्तु का करने मूल्य बराबर हो गया 100 का 64%, 64 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना का? 100 का 100 - 64, ये वो ऐसा कुछ नहीं। सिंपल समझो, वस्तु पर अंकित प्रिंट रेट 100% होता है। उसने कहा अंकित मूल्य 64% है, 64% निकाल दे कॉस्ट प्राइस। उसने खरीदने पर 12% की छूट देने पर, अगर वो इसको खरीद पर 100% की चीज को 12% की छूट पर देता है तो 88% उसको मिलता है। तो उसने 64% की चीज 88% पर बेच दी, लाभ हो गया 24%। तो 24 क्या हुआ? 24 बटा 64 गुणा 100। आंसर आ जाएगा 37.5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? राजकुमार जी समझ में आया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखता हूं। कंप्यूटर जी नया प्रश्न लाया जाए। क्वेश्चन है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। आया था, आपको याद होगा, अगर आपने सीटेट का प्रीवियस पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि प्रश्न आपके लिए आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, कौन सा टाइल्स को काटे बगैर लग जाए? 40 सेंटीमीटर गुणा 65 सेंटीमीटर, 55 गुणा 40 सेंटीमीटर, 35 गुणा 40 45 या 35 गुणा 35 सेंटीमीटर। आपको बताना है आंसर। अच्छा, 24 निकालने के बाद पिहुआ आपने आगे नहीं किया, आपको करना चाहिए था। तो देखो 9 मीटर लंबा कमरा है, ये सेंटीमीटर की बात हो रही है, याद रखना। ये कमरे का क्षेत्रफल अगर बात करोगे तो 900 मीटर और 700 मीटर है। अब टाइल्स की बात हो रही है यहां पर कि टाइल्स कौन सी लगाई जाए। अगर मैं ये वैल्यू है जो काटेंगे 35 और 45, क्योंकि 35 इसको काट देगा, 35 दूनी 70, 45 इसको काट देगा, 45 दूनी 90। तो ये टाइल्स का साइज होगा जो बिना काटे इस पर फिट बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सी इज द राइट ऑप्शन। एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत जवाब, एकदम बहुत ही बढ़िया जवाब आप दे रहे हैं शमीम जी। सबका सही जवाब है, बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरती से आपने जवाब दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और नया प्रश्न आपके सामने रखता हूं, ये रहा। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? परिसीमा को बोलते हैं परिमाप। मैं लिख देता हूं परिमाप, या इसको आप बोल सकते हैं पेरीमीटर, अंग्रेजी में परिधि बोल सकते हैं। तो आपको बताना है, दोबारा बताऊं सचिन जी? अभी बताते हैं, इसके बाद बताता हूं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिमाप यानी परिसीमा क्या है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, आंसर जानना चाहूंगा। क्या आंसर आप देंगे? वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या आंसर आपका होना चाहिए? बी 32.8। तो यहां मैंने मिलाया 32.8, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर 32.8 मिला है पहले आंसर। बी 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 ए भी मिला है 64.16, बी ऑप्शन मिला है, ए और बी दोनों ऑप्शन मिले हैं। तो समझिएगा आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ये। क्योंकि अगर वर्ग की परिमाप की बात करते हैं तो चारों भुजाओं का टोटल होता है। हम यहां पर क्वेश्चन क्यों दिए हैं? क्योंकि आप गड़बड़ी कर देते हैं, आप बिना सोचे समझे इसका स्क्वायर निकाल देते हैं कि 64.16 हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है। परिमाप होता है 4a। तो बस ये समझने के लिए बात है। तो 8.2 में जब आप 4 की गुणा करोगे तो 32.8 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। क्लियर है? बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन का एक्सीलेंट जवाब आपने दिया। एक और नया प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। कुछ पेडागॉजी सेक्शन है इस समय। रेनू 16 बच्चों की कक्षाओं में गणित पढ़ाती है। उसका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दे दी जाए तो वह प्रभावी होती है। 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर देख पा रहे हैं कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। एक, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकती है। वह किन किन तरीकों से अपने उत्तर तक पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी, उस पर चर्चा कर सकती है। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन कर सकती है और उस पर बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में प्राप्त उत्तर की विधि जो उसने बच्चे ने की उस पर चर्चा कर सकती है। वह छात्रों को एक दूसरे के उत्तर की जांच करने के लिए दे सकती है। या 4, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा उत्तर की जांच कराए।
तो यहां पर क्या ऑप्शन है? तो यहां पर पेडागोगी चल गई है, और पेडागोगी शायद आपको रुलाएगी, पेडागोगी आपको परेशान भी करेगी, टेंशन में भी डालेगी, लेकिन आपको बचना है और सही जवाब देना है। तो सही जवाब चुनना होगा। सही जवाब इनमें से कौन सा है कि कक्षा में वो करा रही है एक परीक्षा और आपको आंसर देना कौन सा होगा? ए। तो सबने यहां पेडागोगी में ए ऑप्शन दिया है, जो कि गलत जवाब है, जो कि गलत जवाब है। ठीक है, सही जवाब है वह प्रत्येक बच्चे सवाल को बोर्ड पर हल कर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तर की जांच करने के लिए दे। तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। आप सबने अफसोस गलत जवाब चूज कर लिया है। वो थोड़ा सा गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने सोचा होगा कि बड़ा वाला ऑप्शन ये है, तो बड़ा है तो बेहतर है। हम कई बार ये मान लेते हैं, मानते भी हम यही है कि बड़ा है तो बेहतर है। अगर हम बड़ा दिया हुआ है तो वही सबसे बेस्ट होगा, वही सही आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है, समझना। अगर वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करेगी तो बहुत सारे बच्चे हैं, 16-17 बच्चे हैं, कब तक उनसे बात करेगी, कब तक उनको चर्चा पर रखेगी शामिल, है ना? आपको करना क्या है कि वह यादृच्छिक रूप से, अब उसने कहा किसी एक बच्चे की कॉपी उठा ली रैंडमली कॉपी उठा के जो उसने करा उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो बिल्कुल गलत तरीका। कैसे फीडबैक देगी ऐसे? वह छात्रों की कॉपी एक दूसरे को दे दे चेक करने के लिए। अरे भाई, छात्र तो उसी कक्षा के हैं, सेम लेवल पर हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की कॉपी को जांच ले, है ना? ये प्रॉब्लम। तीसरा, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए। अब ये सही है, ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि आप भी क्लास में जाते हैं, जब बच्चे होते हैं कि मैं हर एक प्रश्न को बोर्ड पर सॉल्व कर देता हूं, आप मैच कर लो कौन सा आपका सही है। तो इससे बच्चे को फीडबैक मिल जाता है कि मैं कहां गलत हूं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया हो? कंप्यूटर जी से कहा जाए, अगला प्रश्न लगा जाए। कंप्यूटर जी, गणित विज्ञान है, किसका विज्ञान है? गणित स्थान का है, शिक्षा का है, गणनाओं का है, मानव जीवन का? इनमें से गणित किसका विज्ञान माना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। गणित किसका विज्ञान है? एक, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का? जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा आपका। सी होगा 100%। बहुत बढ़िया, गणित विज्ञान है गणनाओं का, एकदम सही जवाब। मैं बता देता हूं क्यों। कई जगह ये आपको बताया गया होगा कि मानव जीवन का है, शिक्षा का है, क्योंकि मानव जीवन से सब चीज जुड़ी है, इसलिए मानव जीवन का नहीं। गणित गणनाओं का विज्ञान माना गया। मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं, समझ लीजिएगा कैसे। मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं आपको। गणित जो वर्ड है ना, वो अंग्रेजी के वर्ड से बना, जो बना मैथमेटिक्स से, ठीक है ना भाई? मैथमेटिक्स से बनाना ही वर्ड तो, और मैथमेटिक्स जो है वो दो वर्डों का मेल है, ग्रीक वर्ड है, ठीक, ग्रीक भाषा के वर्ड है मैंथानो प्लस लर्न। ये दो वर्ड का मेल है जो ग्रीक वर्ड से बने हैं। मैंथानो और लर्न को मैथमेटिक्स बोला गया है, और मैंथानो का मतलब होता है कैलकुलेशन, और प्लस लर्न। तो अगर मैं कैलकुलेशन लर्न की बात करता हूं कि कैलकुलेशन लर्न, तो कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, और लर्न माने क्या होता है? सीखना। तो मैं क्या परिभाषा दे सकता हूं इसकी? मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। मैं इसकी क्या परिभाषा दे सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणनाओं को सिखाया जाता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन 3 होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डीएलएड संयुक्त जी, देखिए क्लास टाइमिंग का जो है वो 9:15 का टाइम है शाम को पर डे। अगर आपको प्रैक्टिस, अब ये हमने पेडागोगी खत्म कर दिया, हमने पेडागोगी भी पढ़ाया था, पेडागोगी को फिनिश कर दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं पेडागोगी के बाद प्रैक्टिस सेशन। अब यहां पर 30 क्वेश्चन हैं हर सेट में, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी के और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं। ऐसे ही तो पेपर में आता है मैथमेटिक्स का सेक्शन, 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन पेडागोगी के, है ना? तो पेडागोगी के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सेशन ये है। पहले मेरी सुबह क्लास हुआ करती थी 7:30 बजे, अब वो नहीं होगी। मॉर्निंग में 9 बजे भी होता है और शाम को 9:15 पर होता है, ठीक है? दिन में बता दूं, अगर आपसे मैं बात करूं तो यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में विद पेडागोगी, और 6 बजे बात करें तो सीडीपी, और 9 बजे बात करें 9:15 तो मैथमेटिक्स, और अगर 10:15 पर बात करें
तो ईवीएस, ये सारी क्लासेस चलती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको सैंपल पेपर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गणितीय कौशल का विकास निम्न में से किस विधि से सबसे उपयुक्त है। अगर गणित कौशल के विकास की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किस विधि से सबसे ज्यादा उपयुक्त मानेंगे आप। हाँ अमृता जी, कल से सुबह बंद कर रहे हैं क्लास को, क्योंकि अब उसकी जगह हम दिन में डाला करेंगे क्लास को, क्योंकि ज्यादा शेड्यूल हो रहा है क्लासेस का। अनअकैडमी पर भी क्लास हो रहा है, यहां पर भी क्लास हो रहा है, तो ये थोड़ा टफ पड़ता जा रहा है हम पर, और इतना समय हम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ मॉर्निंग में 7:30 बजे नहीं हुआ करेगी क्लास अब, ठीक है ना। उसकी जगह हम, हाँ लेकिन वीडियो आपको पक्का मिलेगा पर डे, जब आपको टाइम मिले तब देख लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा टॉपिक वाइज बना करके, लाइव नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा आपको नोटिफिकेशन मिलता, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर देखते हैं इस कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराया जाए, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान दिया जाए या केवल एल्गोरिथम का वर्णन किया जाए। तो यहां पर ए ऑप्शन मिल रहा है 100%। आशीष ने कहा ए इज द करेक्ट आंसर, आशीष ने कहा ए इज द करेक्ट आंसर, 100% है। बाकी सबने, किसी ने बी भी कहा है, किसी ने ए कहा है, किसी ने बी कहा है। तो मैं आपको समझा देता हूं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ए गलत है आशीष जी, 100% रॉन्ग, एक गलत जवाब है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो यही पढ़ा है ना, है ना। हाँ पीडीएफ मिलेगा आपको बबीता जी, मैथ्स पेडागोगी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे सर ने, हमने तो यही पढ़ा क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराया जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, इसको आप पेडागोगी इसी का नाम है, इसको समझना होगा, याद रखना कैसे मैं बोल रहा हूं। अगर इस प्रश्न में ये कहता ना कि गणित में गणनाओं का कौशल, गणना का कौशल यानी गिनती का कौशल अगर वो सीखना चाहता है तो वो कक्षा में आप क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराएंगे। अगर वो गणना का कौशल करना चाहता है, गिनती की बात कर रहा हूं, अगर वो गिनती से शुरुआत करता है, गिनती नहीं सीख पाता, तब आप उसकी कक्षा में ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न था गणितीय कौशल, यानी गणितीय कौशल में सब कुछ आ गया, हर एक चीज आ गई। तो गणित में गणितीय कौशल तो सिर्फ 2 चीजों से होगा, आप प्रोसेस को समझेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज में आपको बात याद रखनी होगी, समझनी होगी कि इसका, अगर यहां पर गणना का कौशल होता है ऑप्शन नंबर 1 सही होता, लेकिन यहां पर गणितीय कौशल की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन आप लोगों को। अब समझ में आ गया, क्लियर है, कब ये वाला होगा और कब ये वाला होगा। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है, ये वाला कब होगा और ये वाला कब होगा, क्लियर। सर मेरा नेट इशू है, आपका समझ नहीं आ रहा है। आज हर जगह यही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहीं भी पूछ रहा हूं, आज यही प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको इशू ज्यादा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इशू हो रहा है तो इसकी क्लास को आज को यहीं बंद कर लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। तो आज की क्लास को यहीं बंद कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं बंद, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत। और वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको इफ यू लाइक या वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो। फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट का कोचिंग यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं बाद में, तब तक के लिए नमस्कार, दीजिएगा इजाजत, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हिट लाइक एंड शेयर, और आगे जरूर बढ़ाते रहिएगा। इतना सा सिलसिला आपको करना है, बाकी मैं यहां सबको ट्रेन करने के लिए बैठा हूं। गुड नाइट।